Hello, my dear students. How are you? I am sure that you must be in very high spirits. तो आओ शुरू करते हैं आज का टॉपिक और आज का टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज. A Wheatstone bridge is an electrical circuit used for the precise and accurate measurement of an unknown resistance. It was originally invented by Samuel Hunter Christie in 1833 and then it was improved by Sir Charles Wheatstone in the year 1843 and is popularly known as the Wheatstone Bridge. Now let us come to its construction. A Wheatstone bridge consists of four resistances P, Q, R and S arranged or connected so as to form a quadrilateral A, B, C, D. The points A and C are connected through a cell and a key K1, and the points B and D are connected through a sensitive center zero galvanometer capital G and a tapping key K2. सेंटर ज़ीरो गल्वेनोमीटर मीन्स कि ऐसा गल्वेनोमीटर जिसका ज़ीरो जिसकी स्केल पे जो ज़ीरो है वो सेंटर पे है एंड दे आर about 30 divisions on the right side and 30 divisions on the left side, and it is a very sensitive instrument. It gives large deflection even when a very small amount of current is passed through it. Now the resistances P and Q are known and the arms AB और BC जिनमें ये रेजिस्टेंस आते हैं, P आता है आर्म AB में और Q को कनेक्ट किया आर्म BC में. These arms are known as the ratio arms. R is a resistance box from which any desired value of resistance can be introduced in the circuit. ये एक रेजिस्टेंस बॉक्स है जिसमें डिफरेंट वैल्यू के रेजिस्टेंस होते हैं और हमें जितनी वैल्यू का रेजिस्टेंस चाहिए हम वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इन द आर्म AD. And S is the unknown resistance whose value is to be determined. Now let us come to the distribution of current. मान लो हम पहले की K1 डालते हैं, K की 2 को नहीं प्रेस करते, तो क्या होगा, एक करंट से कैपिटल I will start from the positive pole of the cell. ये करंट जब पॉइंट A पे पहुंचेगा तो इसके लिए दो पाथ आ जाएंगे, वन along ABC and the other along ADC. मान लो A से B की तरफ करंट जाता I1 और अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट लॉ कहता है कि किसी भी जंक्शन पे जितना करंट पहुंचता है उतना ही करंट वहाँ से जाता है. तो एक जंक्शन जो है, जो पॉइंट है, वहाँ पे करंट पहुंचा I, उसमें से I1 चला गया फ्रॉम A टुवर्ड्स B थ्रू रेजिस्टेंस P, तो बाकी कितना बचा, I माइनस I1 that flows through the resistance R and reaches at the point D. और क्योंकि अभी हमने K2 को प्रेस नहीं किया, therefore no current will flow through the arm BD. तो जो करंट P में से निकल के गया I1, वही करंट I1 फ्लो करेगा फ्रॉम B टू C, और जो करंट I माइनस I1 A से D तक आया वही फ्लो करेगा फ्रॉम D टू C. C पे आके ये दोनों पार्ट आपस में दोबारा मिल जाएंगे और टोटल करंट I बचेगा, दैट विल फ्लो टू द नेगेटिव पोल ऑफ द सेल. बट इफ वी प्रेस द की K2 आल्सो, देन सम करंट विल आल्सो फ्लो थ्रू द आर्म BD. वो करंट फ्लो कर सकता है फ्रॉम B टू D और इट कैन फ्लो फ्रॉम D टू B. वो डिपेंड करता है कि B और D में से कौन सा पॉइंट हायर पोटेंशियल पे है. अगर पॉइंट B हायर पोटेंशियल पे है तो करंट फ्लो करेगा फ्रॉम B टू D, और अगर D हायर पे है तो करंट फ्लो करेगा फ्रॉम D टू B. हम मान लेते हैं कि पॉइंट B जो है इट इज़ एट हायर पोटेंशियल दैन द पॉइंट D. सो देयरफॉर सम करंट विल फ्लो फ्रॉम B टू D and it will be indicated by some deflection in the galvanometer.
तो जब करंट फ्लो करेगा हम बी डी में से, तो क्योंकि मैंने आपको बताया कि गैल्वेनोमीटर बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होता है, इसमें से जब थोड़ा सा भी करंट पास करता है तो इसमें काफ़ी डिफ्लेक्शन आती है। तो ज्यों ही हम की A2 को प्रेस करेंगे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ जाएगी। मान लो जो B से D की तरफ गया करंट, दैट इज आई जी मीन्स करंट थ्रू दी गैल्वेनोमीटर, G स्टैंड फॉर गैल्वेनोमीटर। अब पॉइंट बी पे करंट जो पहुंचा था दैट वाज I1, उसमें से इस तरफ चला गया डी की तरफ IG, तो बाकी कितना बचा I1 माइनस IG, दैट फ्लोज फ्रॉम B टू C थ्रू द रेजिस्टेंस Q। और D पॉइंट पे A की तरफ से करंट आया I माइनस I1 और B की तरफ से आ गया IG। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जितना करंट किसी जंक्शन पे आया उतना ही वहाँ से फ्लो करेगा। तो D से C की तरफ जो करंट जाएगा दैट विल बी I माइनस I1 जो कि A की तरफ से आया, प्लस आ जाएगा IG जो B की तरफ से आया। और C पॉइंट पे ये I1 माइनस IG और I माइनस I1 प्लस IG, अगर हम इनको ऐड करें तो I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, IG से IG, तो टोटल करंट बचा I दैट फ्लोज टू द नेगेटिव पोल ऑफ द सेल। So that is how the current is distributed in the various arms of the Wheatstone bridge. And remember, this distribution of current in the various arms is very much in accordance with Kirchhoff's first law. Now I come to the principle of working of the Wheatstone bridge. मैंने आपको बताया कि जो P और Q हैं दे आर नोन रेजिस्टेंसेस। मान लो हम इनकी वैल्यू फिक्स ले लेते हैं, मान लो मैंने P ले लिया 10 ओम, Q भी ले लिया 10 ओम, या और कोई वैल्यू ले ली। तो इफ़ फॉर गिवन वैल्यूज़ ऑफ P एंड Q, यानी कि इनकी वैल्यूज़ हमने फिक्स कर ली, तो फिर हम क्या करते हैं, द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस आर इज सो एडजस्टेड। मैंने आपको ऊपर कंस्ट्रक्शन में बताया कि R is a resistance box from which any desired value of resistance can be introduced। तो हम R की वैल्यू को एडजस्ट करते हैं so that on first closing the battery key, यानी कि पहले हम कौन सी की को क्लोज करेंगे, बैटरी की को, K1 को, and then the galvanometer की K2, the galvanometer shows no deflection। हाँ, अगर आती है डिफ्लेक्शन तो फिर हम R को एडजस्ट करेंगे। हमने तब तक R की वैल्यू को एडजस्ट करना है कि जब तक पहले K1 को प्रेस करने पे फिर K2 को प्रेस करने पे गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आए। और जब ऐसा हो जाए वी से दैट द ब्रिज इज बैलेंस्ड, ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड, एंड दिस हैपन्स व्हेन P by Q equal to R by S, that is the ratio of the resistances P and Q is equal to the ratio of the resistances R and S, and this is called principle of working of a Wheatstone bridge। अब हम इस प्रिंसिपल को प्रूव करेंगे, so let us prove it। उसके लिए हम अप्लाई करेंगे किरचॉफ्स सेकेंड लॉ। So let us apply Kirchhoff's second law to the closed circuit ABDA। Let us see the closed circuit ABDA, ABDA। और इसको कैसे ट्रेवर्स करना हमने, फ्रॉम A to B, देन B to D एंड बैक टू A। और ये जो मैंने ऐसे कर्व बनाई है और एरो हेड डाला, इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सिंग ऑफ द लूप, दैट इज फ्रॉम A to B, देन फ्रॉम, और यू कैन से इट इज़ इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब चलिए लगाते हैं हम किरचॉफ सेकेंड लॉ टू दिस क्लोज सर्किट। ए से बी पे गए, करंट I1, रेजिस्टेंस है P, तो प्रोडक्ट आ गया I1 इंटू P, और ये प्रोडक्ट पॉजिटिव लेंगे क्योंकि हम भी A से B की तरफ जा रहे हैं और करंट I1 भी फ्लो कर रहा है फ्रॉम A टू B। फिर आए B से D तक, करंट है IG, और मान लो ये जो गैल्वेनोमीटर है इसका रेजिस्टेंस भी कैपिटल G से डिनोट कर लें अगर हम, तो करंट हो गया IG, रेजिस्टेंस हो गया कैपिटल G, तो प्रोडक्ट आ गया IG इंटू G। और ये भी पॉजिटिव लेना है क्योंकि हम भी जा रहे हैं फ्रॉम B टू D और करंट भी फ्लो कर रहा है फ्रॉम B टू D। अब हमने जाना है फ्रॉम D टू A, करंट है I माइनस I1, रेजिस्टेंस है R, तो करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट हो गया I माइनस I1 मल्टीप्लाइड बाई R,
लेकिन इसको लेना है हमने नेगेटिव। क्यों नेगेटिव लेना है? बिकॉज वी आर गोइंग फ्रॉम डी टू ए एंड द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम ए टू डी, एंड देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन फॉर द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, दिस प्रोडक्ट विल बी टेकन एज नेगेटिव। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड पे क्या आएगा। आप देखें ज़रा, ए से बी, बी से डी और डी से ए तक कोई सेल या बैटरी नहीं है। दैट मीन्स देयर इज नो सोर्स ऑफ ईएमएफ। दैट मीन्स नो ईएमएफ इज एक्टिंग इन दिस लूप और mesh or closed circuit, and therefore the right hand side will be equal to 0. So therefore we get I1 into P plus Ig into G minus I minus I1 into R equal to 0. Let us call this as equation number 1. Now we apply Kirchhoff's second law to the closed circuit BCDB, traversing it in the direction from B to C to D to B. From B to C to D to B, we get, let us see दिस सर्किट बी सी डी बी, और ये देखिए मैंने यहाँ भी ऐसे कर्व बनाई है इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो बी से सी तक करंट है I1 माइनस आई जी और रेजिस्टेंस है Q। ये प्रोडक्ट आ गया I1 माइनस आई जी इंटू Q, लेकिन ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम बी टू सी और हम भी जा रहे हैं फ्रॉम बी टू सी। सो I1 माइनस आई जी इंटू Q। देन फ्रॉम सी टू डी करंट है I माइनस I1 प्लस आई जी और रेजिस्टेंस है S, तो प्रोडक्ट आ गया I माइनस I1 प्लस आई जी मल्टीप्लाइड बाई S। लेकिन हम जा रहे हैं फ्रॉम C टू D और करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम D टू C, देयरफॉर दिस प्रोडक्ट विल बी टेकन एज नेगेटिव। अब हमने जाना है फ्रॉम D टू B। करंट है IG, रेजिस्टेंस है G, प्रोडक्ट हो गया IG इंटू G, लेकिन ये प्रोडक्ट भी नेगेटिव लेंगे क्योंकि हम जा रहे हैं फ्रॉम डी टू बी और करंट आ रहा है फ्रॉम बी टू डी। सो देयरफॉर वी गेट द इक्वेशन I1 माइनस आई जी इंटू क्यू माइनस I माइनस I1 प्लस आई जी इंटू एस माइनस आई जी इंटू जी इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड इसकी भी 0, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जो क्लोज सर्किट है बी सी डी बी, इसमें भी कोई सेल या बैटरी नहीं है। सो देयरफॉर राइट हैंड साइड विल बी 0। नाउ व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस्ड, तो मैंने आपको क्या बताया कि कब ब्रिज बैलेंस्ड होता है? जब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आती, और अगर उसमें डिफ्लेक्शन नहीं आती तो इसका मतलब उसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है? 0। दैट मीन्स व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस्ड देन Ig equal to 0. Therefore, let us put Ig equal to 0 in equations 1 and 2. So therefore, from equation 1, यहाँ पे Ig 0 पुट करेंगे अगर हम, तो ये फैक्टर 0 हो गया और हमारे पास बचा I1 इंटू पी, I1 इंटू पी माइनस I माइनस I1 इंटू आर इक्वल टू 0। अब ये जो I माइनस I1 इंटू आर है इसको दूसरी तरफ ले जाओ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो वी विल गेट I1 इंटू पी इक्वल टू I माइनस I1 इंटू आर। लेट अस कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 3। अगेन लेट अस पुट Ig इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। सो यहाँ पे 0 पुट कर देना है, यहाँ पे 0 पुट कर देना है, यहाँ पे 0, तो ये प्रोडक्ट पूरा ही 0 आ जाएगा। सो देयरफॉर वी विल गेट I1 इंटू क्यू माइनस I माइनस I1 इंटू एस इक्वल टू 0। अब ये जो I माइनस I1 इंटू एस इस तरफ नेगेटिव है, इसको दूसरी तरफ ले गए तो आ गया I1 इंटू क्यू इक्वल टू I माइनस I1 इंटू एस। लेट अस कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 4। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाई 4 वी गेट I1 इंटू पी ओवर I1 इंटू क्यू इक्वल टू I माइनस I1 इंटू आर ओवर I माइनस I1 इंटू एस। हमने क्या किया कि इक्वेशन 3 की लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेशन 4 की लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड कर दिया और इक्वेशन 3 की राइट हैंड साइड को इक्वेशन 4 की राइट हैंड साइड से डिवाइड कर दिया। अब I1 से I1 कैंसिल, I माइनस I1 से I माइनस I1 कैंसिल, एंड वी आर लेफ्ट विद P बाई Q R बाई इक्वल टू R बाई S, एंड दैट proves the principle of working of a Wheatstone bridge. Now
इफ़ वी क्रॉस मल्टीप्लाई वी गेट S इक्वल टू R इंटू क्यू बाई पी। मैंने आपको शुरू में बताया था कि P और Q हमें पता होते हैं। R रेजिस्टेंस बॉक्स है, उसमें से हम जितना रेजिस्टेंस चाहे निकाल सकते हैं। इसका मतलब हमें P की वैल्यू पता है, Q की वैल्यू पता है, R की वैल्यू पता है। इन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करके वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ S विच इज़ द अननोन रेजिस्टेंस। दैट इज़ हाउ वी कैन फाइंड the unknown resistance with the help of a Wheatstone bridge accurately. Now, you should remember these points. पहला पॉइंट है कि ये जो Wheatstone bridge method है, it is a null method. अब null method किसको कहते हैं? null method वो होता है जिसमें डिफ्लेक्शन ज़ीरो आए, रीडिंग ज़ीरो आए। तो अगर रीडिंग ज़ीरो है तो उसको नोट नहीं करने की ज़रूरत हमें, ना ही उसमें हम गलती कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा मेथड हो जिसमें हमें रीडिंग नोट करनी पड़ती है तो उसमें तो हम गलती कर सकते हैं, तो इसलिए मेजरमेंट में एरर हो सकती है। लेकिन कोई भी जो मेथड होगा नल मेथड, वो बहुत एक्यूरेट मेथड होता है। तो क्योंकि ये एक नल मेथड है, इस करके ये जो हम निकाल सकते हैं इसके साथ अननोन रेजिस्टेंस, दैट कैन बी मेजर्ड वेरी वेरी एक्यूरेटली। Then the second point you should remember is that the Wheatstone bridge becomes very sensitive. इसका मतलब ये बहुत अच्छे रिजल्ट देता है कब? When the resistances in its four arms are comparable. Comparable means they should be of the same order. उनमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा फ़र्क हो तो इतने अच्छा रिजल्ट नहीं आते। बट व्हेन द रेजिस्टेंसेस आर कंपेरेबल, यानी कि P Q R S सारे जो हैं दे आर कंपेरेबल, देन द वैल्यू ऑफ द अननोन रेजिस्टेंस इज मेजर्ड वेरी वेरी एक्यूरेटली। एंड द थर्ड पॉइंट इज दैट दिस मेथड कैन नॉट बी यूज टू मेजर वेरी लो और वेरी हाई रेजिस्टेंसेस। क्यों ऐसा नहीं कर सकते? बिकॉज इफ द रेजिस्टेंसेस आर वेरी लो और वेरी हाई, देन it is not very very sensitive, and therefore the results obtained are not very accurate. And that completes this. I hope you must have enjoyed my lecture. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you very much.